जय हिंद गाइस, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th फिजिक्स में सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन लेकर हम लोग आपके लिए आए हैं। तो आप पूरे वीडियोस देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट से। यूनिट नंबर फर्स्ट जो चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट फिजिक्स 12th की जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट की अगर हम लोग डिस्कस करें तो यूनिट जो है हमारी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही डिस्कस कर लेते हैं जो यूनिट का नाम है, फिर हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लें। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है जनरली फिजिक्स की मेनली ब्रांचेस में एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें एक पार्ट जो होता है वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो जिसमें हम लोग सारे ऑपरेशंस जो भी अप्लाई करते हैं या जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज। तो उसे उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक होता है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिक जिसमें हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो होता है ये पॉइंट चार्ज, या हम कह सकते हैं कि वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लें। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसा अभी मैंने आपको कुछ बता दिया है, और भी आगे हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज से रिलेटेड डील्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, और फोर्सेस के कॉम्बिनेशन के लिए जो कूलॉम्स लॉ इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का है वो कैसा होता है, क्या होता है, उसकी थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ही आपको दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज, जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया है। उसमें फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज क्या होता है। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन चार्ज से ही दी हुई है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो होता है उसे हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड द चार्ज। चलिए, ये तो फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग बात कर सकते हैं कि सर ये तो फिजिकल डेफिनेशन हो गई, लेकिन अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक्चुअल में चार्ज क्या है तो होता क्या है बेटा। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अर्ली मैन्स जो होते थे, जिन्हें हम लोग आदिमानव कहते हैं, तो जो अर्ली मैन्स होते थे वो फ्रिक्शंस के कारण हीट जनरेट कर दिया करते थे। वैसे ही चार्ज भी प्रोड्यूस होता है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज या प्रोड्यूस द चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है, मींस रगड़ा जाता है, तो उनके बिटवीन द लेयर्स, उन ऑब्जेक्ट की जिनको रगड़ा जा रहा है उनके बीच में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो जो चार्ज का प्रोडक्शन है उसी को क्या कहा जाता है, चार्ज प्रोडक्शन कहा जाता है। तो चार्ज जो होता है वो दो टाइप से प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग बोलें तो जब आपस में ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से छोड़कर दूसरी वस्तु पर जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो
एटॉम जो होता है परमाणु उसका एक भाग है, या हम लोग बोले उसका एक पार्टिकल होता है। जनरली परमाणु में 3 तरीके के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तत्व होते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसमें से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। मैंने जैसे बोला कि जब आपस में ऑब्जेक्ट को रबड़ा जाता है, रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चार्ज बनाता है। कैसे प्रोड्यूस करता है उसको भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या है, तो हम लोगों ने सिंगल डेफिनेशन, या हम लोग बिहेवियर में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, या हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ये कह सकते हैं सर कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, या वी कैन से दैट कि कितने टाइम पीरियड में कितने करंट का फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड द चार्ज। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाता है करंट इंटू टाइम। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होकर आता है क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो करंट जो होता है इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, इसलिए इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में ए लिखा रहता है। क्योंकि आप लोग बेसिक्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला 11th में कवर करके लाए हैं, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ए होता है करंट के लिए और टाइम के लिए होता है टी, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूनिट्स हम लोग इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एसआई यूनिट दिख रहा होगा आपको, तो एसआई यूनिट जो होता है इसका क्या होता है, कूलम। इसके पहले अगर मैं बात करूं कि सर अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट जो होगा, फंडामेंटल यूनिट मतलब दोनों का अलग अलग यूनिट। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर इनटू टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो फंडामेंटल यूनिट जो हो जाएगा चार्ज का हो जाएगा एम्पियर इनटू सेकेंड। और अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है कूलम, सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम, और ईएमयू यूनिट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये यूनिट सिस्टम्स के बारे में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे या ट्रांसफर करना होगा हमें यूनिट सिस्टम में, तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल यूनिट्स में मेनली हमारे पास 3 यूनिट्स होती है, मिली, माइक्रो एंड नैनो। ओके, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 कूलम, माइक्रो इज 10 टू द पावर -6 एंड नैनो इज 10 टू द पावर -9। 369 मिली माइक्रो नैनो याद रखिएगा आप लोग, माइनस की पावर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है, लिखा हुआ है अ बॉडी होल्ड्स 1000 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी में 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं for 2 सेकेंड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी एंड करंट फ्लो इन द बॉडी। इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, इसके लिए मुझे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो पहले मुझे इसी चीज़ के लिए मतलब इसी टर्म्स को या ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसके साथ डील करना है, इसलिए पहले मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। पहले हम लोग उसके पहले टाइप्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं, या टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जब दो आपस में ऑब्जेक्ट्स को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर मैं बोलूँ कि किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, चूंकि खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस पार्टिकल को हम लोग या उस कंडक्टर को हम लोग नेगेटिव चार्ज कंडक्टर कहेंगे। अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। और अगर किसी कंडक्टर के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने को उतने प्रोटॉन उतने को उतने पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने को उतने अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, तो वो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से निरावेशित हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उतने को उतने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं जीरो चार्ज या नल चार्ज भी जिसे कहा जाता है। तो डिस्कस करें पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, तो बोला है द डिक्रीजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। किसी बॉडी से या किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चल रहा है, तो अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज बॉडी। और नल चार्ज में लिखा है द बॉडी हैविंग जीरो चार्ज और इफ द कंडक्टर हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो वो कहलाएगा नल चार्ज। बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं, पहले बेस चार्ज को हम लोग समझ लें कि बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज क्या है। तो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बेस चार्ज,
ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बेस चार्ज कहते हैं, और फंडामेंटल चार्ज भी इसे कहा जाता है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सर कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसे आपको याद करना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। चूंकि चार्ज है इसलिए इसका ऐसा यूनिट हम लोगों ने कूलम्ब दिया है। प्रोटॉन पर भी सेम ही चार्ज होता है, बस यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसलिए इस पर प्लस लगा दिया है। तो बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसी को बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, प्रिंसिपल पहले समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द बॉडी, जितना चार्ज किसी बॉडी में प्रोड्यूस है, चलिए मान लीजिए Q है, इन द बॉडी इज रिजल्टेंट ऑफ n टाइम्स, कितने टाइम्स बोला है, n टाइम्स, ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट है इन द बॉडी, n टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n टाइम्स होता है उसके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया, E। तो फॉर्मूला जो जनरेट हो गया वो गया Q = Na, ठीक है। या इसे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि प्लस माइनस Na भी लिख सकते हैं क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस प्रिंसिपल को ही कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज भी इसे हम लोग कहते हैं। तो Q = क्या होता है, प्लस माइनस Na। ये बेस्ड पार्टिकल याद रखिएगा। अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो कुछ यहाँ पर चेंजेस भी हो सकते हैं, इस फॉर्मूले में कुछ चेंज भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि Q जो होता है, Q = होता है IT, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, IT = क्या हो सकता है, प्लस माइनस क्या हो सकता है, Na। इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। या I = मैं अगर चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ Na/, क्या लिख सकते हैं बेटा, T, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हम लोग इस तरीके से जनरेट भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूले। अभी जो एक स्लाइड में क्वेश्चन का छोड़ के आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। ए बॉडी होल्ड्स 1000 इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है वो कितना है, 1000 है, फॉर 2 सेकेंड। चलिए टाइम पीरियड भी गिवन है, वो कितना गिवन है, 2 सेकेंड। अच्छी बात यह है कि ऐसा सिस्टम में गिवन है। अगर ये मिनट या आवर में होता तो मुझे इसको सेकेंड में चेंज करना होता, ठीक है। कैलकुलेट चार्ज ऑन द बॉडी एंड करंट फ्लो इन द बॉडी। मुझे चार्ज भी प्रोड्यूस करने का बोला है और करंट भी प्रोड्यूस करने का, कि कितना हो रहा है, दोनों फाइंड करना है, ठीक है। मतलब वी कैन फाइंड, या फाइंड हमें क्या क्या करना है, Q फाइंड करना है। तो पहले Q = अभी मैंने आपको बताया कि Ne होता है, Q = क्या होता है, Ne। चूंकि हम लोग Q = Ne, N कितना दिया है, 1000 गिवन है सर, E कितना गिवन है, तो हमें पता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो Q = 1000 गिवन है, मैं इसे लिख सकता हूँ 10⁻³ × 1.6 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 19। तो Q = हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर, अगर बेस सेम है तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19। तो Q = हो जाएगा बेटा 1.6 × 10⁻⁻16। चूंकि चार्ज है इसलिए इसे मैं क्या लिखूंगा, कूलम्ब। चलिए चार्ज तो मिल गया सर, करंट भी फाइंड करना है। I = क्या होता है, Q × T। चूंकि चार्ज मिल गया है तो आप डायरेक्टली करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो I = हो जाएगा, Q हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻16 इंटू कितना टाइम दिया हुआ है, 2 सेकेंड गिवन है बेटा। तो I = हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 का 2 हो जाएगा, 0.21 जा 3, 3.2, या 16 2 जा डायरेक्टली लिख सकते 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻16। ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैंने बताया कि करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। तो इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं 2-2 नंबर में, या ऑब्जेक्टिव्स में भी बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को याद रखिएगा। इसके अलावा भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम्ब चार्ज। उसने बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो उसने बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 1 कूलम्ब चार्ज, या 1 कूलम्ब चार्ज कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो पहले तो हमें ये डिस्कस कर लें कि सर गिवन क्या है,
पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर ले कि गिवन क्या है। तो मुझे गिवन है सर Q इज इक्वल टू 1 कूलम। फाइंड क्या करना है सर? फाइंड करना है N इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर फाइंड करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N। चलिए Q इज इक्वल टू N फॉर्मूला है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, E इसका मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में चले जाएगा। वैल्यूज रखिए सर, तो N इज इक्वल टू, ये तो गिवन ही है, इसके अलावा हमें एक बात और गिवन है कि E जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना होता है सर, -19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वैल्यू रखिए Q कितना है 1 कूलम अपॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। सॉल्व कर लीजिए, तो N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में है 10 की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। लॉगरिदम रूल बोलता है ये। फिर आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये पॉइंट हट जाएगा सर, जिसके कारण यहाँ क्या चले जाएगा 10। तो N इज इक्वल टू सर हो जाएगा 10/16 इंटू 10 पावर 19। चूँकि 16 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा चूँकि इसके मल्टीप्लिकेशन में एक पावर ऑफ 10 दिख रहा है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं इससे। तो बोरो किया तो ये हो जाएगा 100/16, तो 10 की पावर, चूँकि 10 हम लोगों ने इससे ले लिया है, बोरो कर लिया है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। अब आसानी से आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 16 6 96 के समथिंग कुछ होगा। पॉइंट बचा कितना सर, तो बचा है 4, मतलब हो गया कितना 40 पॉइंट लगाने के बाद। तो वो कितने टाइम जाएगा, 16 टू द 32 और 3 करेंगे तो 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉइंट कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स 32, फिर बचा 8 के बाद कितना हो गया 18, तो 16 5 हो गया 80, तो 6.28 16 5 80 होगा इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 2 कूलम चार्ज भी बनाया जा सकता है कि कितने 2 कूलम चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस में कर सकते हैं, 2 कूलम चार्ज का भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सबसे पहली बात तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हम बात करें किसी फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण प्रोड्यूस होती है, तो हमने बोला सर चार्ज के कारण। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो चार्ज मैंने बोला कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसके कारण प्रोड्यूस होता है। चार्ज की क्या टाइपिंग होती है, कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंपॉर्टेंट चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर किसी फील्ड में रखा जाए, एक चार्ज को रखने पर उसके पास दूसरे किसी चार्ज को लाने पर जब वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर का जो रीजन रहता है, मतलब द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर द अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्योंकि हमें पता है कि इनका जो नेचर होता है, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो नेचर ऑफ चार्ज होता है, अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ चार्ज की भी बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये भी फाइंड करता है, एक नेचर ऑफ चार्ज की यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है सर, कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये सिमिलर चार्जेस हो गए। ये एक दूसरे के बीच में रिपल्सन शो करते हैं। कौन सा फोर्स शो कर देंगे, रिपल्सन, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस जैसे एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे के बीच में क्या शो करते हैं सर, अट्रैक्शन शो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं सिमिलर चार्जेस को लाइक चार्जेस भी कह सकता हूँ। लाइक चार्जेस अपोज या रिपल्स इज अदर, और अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस मीन्स अनलाइक चार्जेस भी इसे कहा जा सकता है, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ओरली, जो पहले भी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे डिस्कस करने चाहूँगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रूल ये बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चार्ज जो होता है, फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैन नाइदर प्रोड्यूस या चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड, ना ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसे प्रोड्यूस किया जाता है, ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
ठीक है, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बस एक बॉडी से इसे दूसरी बॉडी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर, वो हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में डिस्कस कर ही लिया है, तो उसी से हम लोग रिलेटेड डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E से रिप्रेजेंट होती है, उसकी इंटेंस कितनी होती है, A होती है, चार्ज क्या है, Q है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा F इज इक्वल टू QE। ऐसा यूनिट की मैं बात करूं तो पहले इसकी फंडामेंटल यूनिट को अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, और ये जो होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका होता है न्यूटन पर कूलॉम। या आप इसे लिखना चाहें तो चूंकि फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स 11th में आप लोग पढ़ के आए हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो सर क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है, डाइन, और दोनों में जो रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10⁵ डाइन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज विच आर केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने ये बताया था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको किसी डिस्टेंस पर रखा जाए, स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाए, दो चार्ज पार्टिकल मैंने मान ली Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये तो जरूरी है कि दो टाइप के फोर्स लगेंगे, एक तो अट्रैक्शन भी एक्ट कर सकता है, रिपल्सन भी एक्ट कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्ज पर, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो कैसे लगता है या उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसको फाइंड करने के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था, एक लॉ गिवन है, वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम इफ टू चार्जेस आर केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस then the force is acting between two charge is directly proportional to means the force is directly proportional to product of their charges, दो चार्जेस के बीच में जो रखा हुआ है उस चार्ज के प्रोडक्ट के, उसके चार्जेस के क्या होता है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इनके जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या हम इसे लिख सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि सर प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। मैंने अगर यहाँ बोला है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q में बोल दूँ, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R बोल दूँ, इसका मतलब क्या होता है सर, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों टर्म एक साथ बढ़ेगी, दोनों में इंक्रीजेस एक साथ होगा, दोनों की डिपेंडेंसी ऐसी होगी कि दोनों एक साथ बढ़ेगी और एक साथ घटेगी, इसमें अपोज होगा, विच इज द रेसिप्रोकल टर्म। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ, एक टर्म अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, या हम बोले कि ये इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मैंने सिर्फ जस्ट जनरल नॉलेज ऑफ प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आप लोगों को बताया है, बाकी आप लोगों को पता ही होगा। चलिए ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो रूल्स बोलता है अकॉर्डिंग टू, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम ने जो अरेंजमेंट बनाया इसको अनुसार वो उसने ये बताया था, अकॉर्डिंग टू कूलॉम उसने बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ऑन कंबाइन एबो, अगर हम लोग इसे कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग एबो इक्वेशन या एबो स्टेटमेंट्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको आ जाएगा सर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कि एक टर्म इक्वल है। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, फिजिक्स का एक नियम है, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो हमने एक कांस्टेंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया, वो कांस्टेंट है A, ठीक है। हियर A is proportionality constant, A क्या है यहाँ पर, proportionality क्या है, constant, which is known as Coulomb's constant। Coulomb's constant के नाम से भी इसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
जो कूलॉम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? वैल्यू डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज SI एंड CGS सिस्टम। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है? SI सिस्टम और CGS सिस्टम पर डिपेंड करती है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैसे होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले SI सिस्टम की बात कर लेते हैं सर। इन SI सिस्टम SI सिस्टम में जो K का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। A का वैल्यू, सॉरी, जो कांस्टेंट माना है हम लोगों ने, A जो है वो A का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये पूरा वैल्यू है। यहाँ जो K है, यहाँ पर आपको जो K दिखाई दे रहा है, इस K को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिख रहा है यह है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इनकी वैल्यूज पर भी हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ सिर्फ जनरल ये समझ लीजिए आप कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K में K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द क्या है? मीडियम है। अगर कोई न्यूमेरिकल पर्पज से यूज हो तो A इज इक्वल टू जो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 9 × 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा सिस्टम जो होता है सर, दूसरा होता है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में जो A होता है इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, CGS सिस्टम में A का वैल्यू होता है 1। तो इस कंडीशन में जो आपका फोर्स हो जाएगा, फोर्स के लिए A का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? डायरेक्टली 1 रखेंगे। तो F इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। इस कंडीशन में रखेंगे तो F इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब हम लोग जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में मैंने आपको लिख के दिया है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो माध्यम का पराविद्युतांक जिसे कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं इन एयर और वैक्यूम, मीन्स जिसे हम लोग कह सकते हैं निर्वात में। ठीक है, इन एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू होता है 1। K की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन एयर और वैक्यूम K की वैल्यू होती है 1। बी पार्ट फॉर मेटल्स, अगर धातुओं के लिए इसकी बात करें तो फॉर मेटल्स K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और अगर नॉन मेटल्स की डिस्कस करूं मैं, फॉर नॉन मेटल्स, अधातुओं के लिए फॉर नॉन मेटल्स K इज इक्वल टू क्या होता है? 0। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे पार्ट पर भी हम लोग डिस्कस कर ले, जिसे मैंने बोला था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जिसको मैंने शो किया था स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻11 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। सर सब कुछ ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद करना ही करना है। ये यूनिट कहाँ से आया? तो यूनिट के लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले। फॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के यूनिट के लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चूंकि अभी मैंने जो फोर्स निकाला था, वैल्यू निकाला था, तो ऐसा ही सिस्टम में F इज इक्वल टू जो मुझे मिला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A का वैल्यू इतना रखना है, Q1 Q2 अपॉन क्या था सर? R²। ये पता है आपको 4 पाई जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करना है सर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पहुँचा दीजिए तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इस नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा FR²। और ये जो है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हटा दिया हमने। ठीक है,
वैल्यू रख दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू कूलॉम, Q2 के लिए भी दोनों चार्जेस है, फोर्स के होता है न्यूटन, और R चूंकि डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से बाद का जो पोर्शन हम लोगों ने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जो हम लोगों ने फाइंड किया है उसकी क्या लिमिटेशन है? इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज और रेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं हम लोग। और दूसरा दिया है इट्स वैलिड फॉर एटॉमिक डिस्टेंस एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक गिवन है, इफ टू चार्जेस 2 मिलीकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम विच इज द माइक्रो टर्म, ओके माइक्रोकूलम लिखा है, आर केप्ट एट 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम एंड आल्सो टेल द नेचर ऑफ फोर्स। चलिए क्वेश्चन में पहले मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो हमें गिवन टर्म लिखना है, और दूसरा क्या चीज़ चेक करना है, एक बात और इंक्लूड कीजिएगा मेरी बातों के साथ, कि दूसरा ये चेक करना है कि जो सॉल्यूशन मेरा आ रहा है वो स्टैंडर्ड यूनिट में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे चेंज कीजिए। तो पहले तो हमें जो गिवन है उसको लिख लीजिए, Q1 एक गिवन है 2 मिलीकूलम, ये सर स्टैंडर्ड में नहीं, ये स्टैंडर्ड तो कूलॉम होता है। मिली को चेंज करने के लिए हम लोगों ने पढ़ाई है, बताया था मैंने आपको 3 चीज, मिली, माइक्रो, नैनो, 3, 6, 9। तो मिली के लिए लगता है 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ चेंज हो गया कूलॉम में। Q2 क्या गिवन है सर? 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻6 कूलॉम। सर डिस्टेंस R इज इक्वल टू गिवन है सर 100 सेंटीमीटर। वी वेरी वेल नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 1 मीटर। चलिए सर ये तो हमारे पास आ गया है। आगे क्या बोला है? डिस्टेंस, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग। तो दो चार्जेस अगर कुछ सेपरेशन पर, स्मॉल सेपरेशन पर रखे हैं तो उनके बीच में, जो कि 2 मिलीकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, तो हमें इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया कि सर ये जो बात हो रही है कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड हो रही है, तो ये कूलॉम लॉ हमें यहाँ पर यूज करना है। तो बाय कूलॉम्स लॉ क्या होता है सर? F इज इक्वल टू होता है सर A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि हम लोग डिस्कस स्टैंडर्ड यूनिट में कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट में मैंने आपको बोला था A इज इक्वल टू होता है 1/4πε0, और इसका अगर वैल्यू रखना है तो डायरेक्टली क्या रखेंगे सर? 9 × 10⁹। ठीक है, तो A इज इक्वल टू ये होता है वैल्यू, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यूज रख दीजिए, A की जगह रखा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू क्या है? चेंज कर दिया हम लोगों ने 2 × 10⁻3। Q2 का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻6, और डिवाइड में है R स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लीजिए। F इज इक्वल टू, पहले तो जो बेस्ट टर्म है वो सॉल्व कर लीजिए, 9 × 2 इंटू क्या लिखा हुआ है? 3। ठीक है, तो 9 2 जा हो जाएगा 18, या फिर आप इधर से सॉल्व करें तो 3 2 जा 6, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 इंटू 10 की पावर को सॉल्व करें तो 10 की पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? वो कैसे सॉल्व होगी? तो 10 की पावर आपको दिख रहा है बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो क्या क्या हो जाएगा? 9 - 3 माइनस क्या हो जाएगा? 6 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 तो हट ही जाएगा। तो F इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 54 × 10⁻9 - 3 - 6, तो कितना हो जाएगा? 9 - 9। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 54 × 10⁻0। किसी भी टर्म की पावर 0 है मतलब उसका वैल्यू 1 होता है, तो F इज इक्वल टू 54 किस में आएगा? न्यूटन में। तो ये मुझे मिल गया बेटा F इज इक्वल टू 54 न्यूटन। ओके गाइस, तो इस तरीके के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उम्मीद है आपको कंटेंट बढ़िया लगा होगा। पढ़ते रहिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।